हेलो स्टूडेंट्स। पिछले के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को पदों का वर्गीकरण बतला रही थी। उसका लास्ट नहीं, जो पॉइंट मैं छोड़ी थी वह था संबंध की दृष्टि से पद दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ मैंने बतला दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसको समझा दे रही हूँ। निरपेक्ष पद वह है जिस पद के गुण का बोध होता है और जिस पद को अपने गुण का अपना एक निश्चित अर्थ रहता है, उस अर्थ को बिना किसी दूसरे पद की सहायता से वह समझा सकता है। उसे निरपेक्ष पद कहते हैं, जिसके अर्थ को समझने के लिए अन्य पद की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे पुस्तक, कलम, पेन, वृक्ष, पर्वत इत्यादि। इन शब्दों का अर्थ को समझाने के लिए हमें दूसरे पद की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसको हम निरपेक्ष पद कहते हैं। अब आ जाइए सापेक्ष पद। सापेक्ष पद उस पद को कहते हैं जिसके अर्थ को समझने के लिए किसी दूसरे पद की सहायता लेना पड़ता है। जैसे पिता का अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब हम पुत्र पद की सहायता लेते हैं। पुत्र का ही पिता होता है, अतः पिता एक सापेक्ष पद है। इस तरह के सापेक्ष पद जोड़े में आते हैं। इसे द्वंद्व समास के रूप में होते हैं। जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, छोटा बड़ा, मालिक नौकर, नया पुराना, पूर्व पश्चिम, स्त्री पुरुष इत्यादि। इस तरह सापेक्ष पद चार प्रकार के होते हैं। पहला है संबंध सूचक, यानी जो रिलेशन को व्यक्त करता है उसे हम संबंध सूचक कहते हैं। जैसे भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र इत्यादि। दूसरा है दिशा सूचक, यानी जो दिशा का बोध कराता है उसे हम दिशा सूचक शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण इत्यादि। अब आ जाइए समय सूचक। समय सूचक जैसे नया पुराना, आगे पीछे इत्यादि। अब आ जाइए परिणाम सूचक, मोटा पतला, हल्का भारी इत्यादि। तो सापेक्ष पद चार प्रकार के होते हैं: संबंध सूचक, दिशा सूचक, समय सूचक और परिणाम सूचक। अब 9वें है गुण के अनुसार पद दो प्रकार के होते हैं, गुणवाचक पद और अगुणवाचक पद। गुणवाचक पद उसे कहते हैं जो गुण और वस्तु दोनों का बोध कराता है। जैसे मनुष्य पद जब हम कहते हैं तो मनुष्य जाति का भी बोध कराता है और मनुष्य में जो सामान्य गुण होता है, विवेकशीलता, पशुता, उसका भी वह बोध कराता है। तो इस प्रकार के पद को हम गुणवाचक पद कहते हैं। दूसरा इसमें आता है अगुणवाचक पद। इस पद के संबंध में कहा जाता है कि अगुणवाचक पद वह है जिसमें जो वस्तु का बोध कराए या केवल गुण का ही बोध कराए, परंतु दोनों का नहीं। या तो वो वस्तु का बोध कराएगा या तो वो गुण का बोध करवाएगा। जैसे वर्गता, उज्ज्वलता, उज्ज्वलता माने प्रकाश, वर्गता माने जो गोल चीज़ होता है उसको बोलते हैं। और इससे या तो वस्तु का बोध होता है, जैसे राम, पटना इत्यादि। तो इस तरह के पद को हम अगुणवाचक पद कहते हैं। अब आगे मैं बतलाऊंगी कि तार्किक वाक्य और व्याकरण वाक्य में क्या संबंध है और तर्क वाक्य का वर्गीकरण करें। तार्किक वाक्य और व्याकरण वाक्य में निम्नलिखित अंतर हैं। इसके पहले भी मैंने पद और शब्द का अंतर आप लोगों को समझाया है। तो पद और शब्द में जो अंतर है, बहुत कुछ तार्किक वाक्य और व्याकरण के वाक्य में भी अंतर में कुछ उसका ये मतलब उसमें वो एक दूसरे से समान है। जैसे पहला पॉइंट है, व्याकरण का वाक्य का क्षेत्र तार्किक के वाक्य क्षेत्र से बड़ा होता है और तार्किक वाक्य का क्षेत्र जो है सो
व्याकरण के वाक्यों से कम व्यापक होता है, कम फैला होता है, क्योंकि तार्किक वाक्य में हम इच्छा सूचक, आज्ञा सूचक, इच्छार्थक, विस्मयादि बोधक ये शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन व्याकरण के वाक्य में हम आज्ञार्थ, इच्छार्थ, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा है, व्याकरण के वाक्य में केवल दो पद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे है लेकिन संयोजक को व्याकरण के संबंध में विधेय का ही अंग माना जाता है। यानी व्याकरण में संयोजक जो उद्देश्य और विधेय को जोड़ता है उसे हम विधेय का ही अंग मान लेते हैं। लेकिन तार्किक वाक्य में तीन पद होते हैं, उद्देश्य, विधेय और संयोजक। तीसरा अंतर है कि व्याकरण का वाक्य भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में होता है, लेकिन तर्क वाक्य जो है सो केवल वर्तमान काल में होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि तार्किक वाक्य का संबंध सत्य और असत्य का प्रश्न होता है, जबकि व्याकरण के वाक्य के संबंध में शुद्धि और अशुद्धि का प्रश्न होता है। यानी तार्किक वाक्य को हम सत्य या असत्य बतलाते हैं, वैलिड और नॉन वैलिड बताते हैं, लेकिन व्याकरण का वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इस विषय में हम बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है, तार्किक वाक्य केवल निर्णय को व्यक्त करता है, लेकिन व्याकरण के वाक्य निर्णय के अलावा हमारी अनुभूति, हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करता है, जैसे इच्छा, हर्ष, खुशी, विषाद, दुख, विस्मय आदि, आज्ञा, किसी को आज्ञा देना, प्रार्थना इत्यादि का भी बोध व्याकरण के वाक्यों से होता है। छठा पॉइंट है, तार्किक वाक्य का परिणाम और गुण जानना जरूरी होता है, लेकिन व्याकरण के वाक्य के लिए परिणाम और गुण को जानना जरूरी नहीं होता है। सातवां पॉइंट है, तार्किक वाक्य का रूप हमेशा अस्पष्ट, संक्षिप्त यानी छोटा एवं एकार्थक होता है, लेकिन व्याकरण के वाक्य जो हैं अस्पष्ट, जटिल, विस्तृत, अनेकार्थक और अलंकारिक होते हैं। व्याकरण संबंधी वाक्यों की शोभा, अलंकार, लक्षण, व्यंजन आदि से बढ़ जाते हैं, लेकिन तार्किक वाक्यों में इनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर तार्किक वाक्य स्पष्ट, छोटे और एकार्थक नहीं होंगे तो वो तार्किक वाक्य नहीं कहलाएंगे। लेकिन व्याकरण के वाक्य का उसको अलंकार से सुसज्जित किया जाता है और वह जटिल होता है, अस्पष्ट होता है यानी स्पष्ट नहीं होता है। तो इस तरह के दोनों में अंतर है। अब आठवां पॉइंट है, तार्किक वाक्य में अभावात्मक चिन्ह को संयोजक का अंग माना जाता है, लेकिन व्याकरण के वाक्य में इन अभावात्मक चिन्हों को विधेय का ही अंग माना जाता है। ये बात को मैंने पहले भी बतलाया है। अब है कि तार्किक वाक्य का वर्गीकरण। तार्किक वाक्य का वर्गीकरण भी सामान्य नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दृष्टिकोण से उसका तार्किक वाक्य का वर्गीकरण किया गया है। इसमें भी आपको 8 है। पहला है बनावट की दृष्टि से, दूसरा है गुण के दृष्टि से, तीसरा है परिणाम की दृष्टि से, चौथा है विधि की दृष्टि से, पांचवा है अर्थ की दृष्टि से और छठा है संबंध की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से तर्क वाक्य दो तरह के होते हैं, सरल और मिश्रित। गुण की दृष्टि से तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, स्वीकारात्मक, निषेधात्मक।
और परिणाम की दृष्टि से तार्किक वाक्य दो तरह के होते हैं, सामान्य और विशेष। विधि के अनुसार तर्क वाक्य तीन हैं, आवश्यक, साधारण और संदेहात्मक। और उसके बाद पांचवा है अर्थ के अनुसार तर्क वाक्य दो तरह के होते हैं, शाब्दिक और वास्तविक। और छठा है संबंध के अनुसार तर्क वाक्य दो तरह के होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। मैंने आपको आज के वीडियो क्लास में सिर्फ पॉइंट बतलाया है, इसका डील मैं नेक्स्ट के वीडियो क्लास में करूँगी। थैंक यू।